जब जब मैंने अपनी परेशानी तुमसे शेयर की, तुमने बजाय हल बताने या मेरी मदद करने के एक ही बात कही, नहीं कर पा रही हो तो छोड़ दो नौकरी। घर बाहर सभी जगहों पर तुम्हारा सहयोग नगण्य था। 40 की उम्र में मैं शुगर और बीपी जैसी बीमारियों को अपने गले लगा बैठी हूँ। अब मैं अपनी पसंद का काम करूँगी और ज़िंदगी के मज़े लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी जीने के लिए है, ढोने के लिए नहीं। अनुराग चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, वैसे कौन सा पसंद का काम करोगी और कौन से मज़े लोगी, मैं भी तो सुनूं। अनुराग ने हल्के से तेज से कहा, शांति की ज़िंदगी, अपने शौक, अपनी बिटिया का साथ और अपनी सेहत। हम महिलाओं की यही तो समस्या है कि सबसे पहले अपनी सेहत से समझौता कर लेती हैं, पर मेरे लिए मेरी सेहत सबसे पहले है। जो भी करूँगी अपने मन का करूँगी और अपना एक नया वजूद बनाऊँगी। ज़रूरी तो नहीं कुछ करने के लिए घर से बाहर ही जाया जाए। आधी उम्र तो खटते खटते ही निकल गई है, पर अब और नहीं, कहकर रश्मि करवट लेकर सो गई। भले ही अनुराग को रश्मि का निर्णय पसंद नहीं आया था, पर चुप रहकर स्वीकार करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। अब रश्मि ने अपना पूरा ध्यान अपनी सेहत और अच्छता पर केंद्रित कर दिया। उसकी मेहनत का ही परिणाम था कि अक्षता ने 10th में अपनी क्लास में टॉप किया और वह खुद भी स्वयं को काफ़ी सेहतमंद महसूस करने लगी थी। उन्हीं दिनों उसकी अभिन्न सखी अनीता का मुंबई आगमन हुआ। अनीता बनारस की ही थी और स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ साथ रहने के कारण दोनों की मित्रता बड़ी प्रगाढ़ थी। उसके पति अविनाश एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अब मुंबई में ही शिफ्ट हो गए थे। अनीता ने स्वयं भी कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की थी, इसलिए जहाँ भी पति की सर्विस होती थी वहीं अपनी जॉब भी ले लेती थी। सो यहाँ भी उसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। फ़ोन पर तो अक्सर दोनों की बातचीत होती ही रहती थी। सो एक दिन जब रश्मि ने उसे अपनी नौकरी छोड़ने की बात बताई तो वह एकदम चौंक गई और अगले ही दिन उसके घर आ धमकी, पागल हो गई है क्या? इतनी मेहनत से प्राप्त नौकरी तूने छोड़ दी? तुझे याद है कि तेरा पहली बार में ही चयन हुआ था और अविनाश का दूसरी बार में? सब याद है माय डियर। तुझे क्या लगता है मैंने यूं ही छोड़ दी होगी लगी लगाई नौकरी? एक नहीं, हजारों बार सोचा मैंने छोड़ने से पहले। बैंक और घर, दो मोर्चों पर लड़ते लड़ते मैं पस्त होने लगी थी। इसका सीधा असर मेरी सेहत, बेटी अक्षता और घर की शांति पर पड़ रहा था। हम दोनों में से कोई भी उसे वक्त नहीं दे पा रहा था। अनुराग घर बाहर कहीं भी सहयोग कर ही नहीं पा रहे थे। मैं उनकी गलती भी नहीं मानती, क्योंकि उनके घर में लड़कों को अपनी पत्नियों और बहनों का सहयोग करना सिखाया ही नहीं गया, तो वे करें भी क्या? उन्हें तो अपने स्वयं के काम करने तक की आदत नहीं है। उनके घर में हमेशा से वित्तीय मामले अनुराग के पापा ने ही देखे हैं, इसलिए उन्हें भी मेरी राय तक लेना ठीक नहीं लगता। इसके अलावा अपने कमाए पैसे का भी मुझे खर्च करने की आज़ादी तक नहीं थी। एक पैसा कमाने की मशीन बनकर जीना पसंद नहीं आ रहा था मुझे। हमारे पुरुषवादी समाज की यही तो खासियत है कि नौकरी वाली पत्नी और बहू तो चाहिए, पर अपेक्षाओं से कोई समझौता नहीं और सहयोग लेस मात्र भी नहीं, और उसके कमाए पैसे को अपनी मर्जी से खर्च करने का अधिकार भी नहीं। तुझे पता है इतनी कम उम्र में बीपी और शुगर की मरीज बन गई हूँ मैं। मेरी इकलौती बेटी अपनी कक्षा में पिछड़ने लगी थी। हम उसे जरा भी समय नहीं दे पा रहे थे। इसमें उसका क्या दोष? इस स्थिति में मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो पूरी जिंदगी कलह और तनाव में गुजारूं या फिर नौकरी छोड़ अपनी मर्जी से जीऊं। तुझे आश्चर्य होगा कि नौकरी छोड़े मुझे 8 महीने से ऊपर हो गए, पर एक दिन भी मुझे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं हुआ। अक्षता की परफॉर्मेंस में बहुत सुधार है, मेरी सेहत में भी काफ़ी सुधार आ गया है। अपने घर को अपने मन मुताबिक संवारना सजाना और ढंग से चलाना क्या किसी नौकरी से कम है? इसके अलावा अपनी बेटी की कीमत पर मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। देख, मुझ में अगर टैलेंट है तो मैं घर में रहकर भी चारों ओर अपनी छटा बिखेरूंगी, रश्मि ने उत्साह से कहा। मुझे जहाँ तक याद है अनुराग तो कॉलेज में अपनी फेमिनिस्ट विचारधारा के लिए जाना जाता था, फिर अपने ही घर में उसका ऐसा व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा।
अनीता आश्चर्य से बोली, विचार बनाने और अपने घर में लागू करने में बहुत अंतर होता है मेरी जान। हमारे समाज में अनुराग ही नहीं, अधिकांश पुरुष दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। बाहर बहुत उदार और आज़ाद ख्यालों वाले लोग अपने घर की महिलाओं को 7 पर्दों में कैद करके रखना पसंद करते हैं और इसे कहते हैं थोती फेमिनिज्म। और हमारे समाज के अधिकांश पुरुष इस थोती फेमिनिज्म से ही ओत-प्रोत रहते हैं। रश्मि ने व्यंग से कहा, तुझसे बात करके तो लग रहा है कि तूने बिल्कुल ठीक किया, पर हाँ मेरी मान, खाली मत बैठ वरना फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। फुल टाइम नहीं तो तू कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले, जिससे तुझे परेशानी भी नहीं होगी और तू काम भी कर पाएगी, क्योंकि अभी तो नया नया है इसलिए तू एंजॉय कर रही है। कुछ दिनों बाद जब अच्छता भी चली जाएगी तो तू फ्रस्ट्रेट होने लगेगी। चल ठीक है, सोचूंगी इस बारे में, फिर तुझे बताऊंगी। इसके बाद अनीता चली गई। काफ़ी सोच विचार और गूगल सर्चिंग के बाद रश्मि ने इग्नू से MBA करने का निश्चय किया और फॉर्म भर दिया। इग्नू का चयन करने का लाभ यह था कि घर और अच्छता को छोड़े बिना वह अपनी योग्यता बढ़ा सकती थी। इस तरह 2 वर्षों में उसने अपनी एक डिग्री हासिल कर ली। अब तक अच्छता भी 10वीं पास करके 11वीं में आ गई थी और पहले से काफ़ी मैच्योर हो गई थी। उन्हीं दिनों अनीता ने उसे बताया कि उसकी ही कंपनी में एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अगर इंटरेस्टेड हो तो कल आकर प्लेसमेंट ऑफिसर और कंपनी के मालिक से मिल ले। उस दिन रात के खाने के समय रश्मि ने अनुराग से जॉब ज्वाइन करने के बारे में बताया तो अनुराग बोले, देखो तुमने छोड़ी भी अपनी मर्जी से और अब पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी करना है अपनी मर्जी से करो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। कहकर अनुराग ने अपना पल्ला झाड़ लिया। काफ़ी सोच विचार के बाद अगले दिन जीन्स टॉप पहनकर रश्मि अनीता की कंपनी जा पहुंची। उसे बैंकिंग का 15 साल का एक्सपीरियंस तो था ही, साथ ही अब उसने MBA भी कर लिया था। सो उसकी योग्यता से तो कंपनी के मालिक राज बेहद प्रभावित हो गए। दरअसल उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसके अंतर्गत वे सरकारी स्कीम्स के अंतर्गत आने वाले ओवरब्रिज और सड़कों का निर्माण करवाते थे। सरकारी स्कीम्स के अंतर्गत टेंडर प्राप्त करना सबसे टेढ़ी खीर होती थी, जिसके लिए ही उन्हें एक अनुभवी, फाइनेंशियल मामलों के जानकार और होशियार एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, जो उन्हें सरकारी टेंडर दिलवा सके। रश्मि से बातचीत करने के बाद वे बोले, रश्मि जी, जैसा कि आपने कहा कि आप ऑफिस आएँ या ना आएँ, काम पूरा करेंगी, यह हमें मंजूर है। आप कल से काम कर सकती हैं। उस दिन अति उत्साह से भरकर डिनर के समय जब रश्मि ने यह न्यूज़ अनुराग को बताई तो वे बोले, जब इतनी अच्छी सरकारी बैंक की नौकरी छोड़ दी थी तो अब फिर से यह नौकरी, तुम्हारा हिसाब किताब मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अनु, जिंदगी में हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं होता। उस समय अगर मैं नौकरी नहीं छोड़ती तो अब तक अधमरी तो हो ही जाती। दूसरे अच्छता जो आज अपनी क्लास की टॉपर है, डफर में कन्वर्ट हो चुकी होती। अभी मैंने जो जॉब ली है वह अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से ली है। अच्छता जब स्कूल जाएगी तब मैं जाऊंगी और उसके आने से पहले आ जाऊंगी। बचा काम मैं घर से ही करूंगी। इससे मेरी सेहत भी प्रभावित नहीं होगी और कुछ न करने का मलाल भी नहीं रहेगा। इस तरह रश्मि एक बार फिर से एक कंपनी की कर्मचारी हो गई। अभी काम करते हुए उसे 1 साल ही हुआ था और यह कंपनी का पहला टेंडर था जिसकी जिम्मेदारी उसे दी गई थी। उसने भी इसमें अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। उसने इसे पूरे मार्केट का वैल्यूएशन करके बहुत अधिक मेहनत और कैलकुलेशन करके डाला था और इस तरह पहली ही बार में उसने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए थे और इस तरह कुछ ही सालों में अपने टैलेंट के बल पर कंपनी के डायरेक्टर के पद तक जा पहुंची। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ वह अपनी मर्जी की मालिक थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।